हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई अपनी निरंतर जारी होंगी। जैसा कि हम कक्षा 12 की स्वतंत्र भारत में राजनीति जो बुक थी उसको कर रहे थे, उसमें 3 अध्याय कंप्लीट कर लिया। चौथा जो अध्याय था हमारे स्वतंत्र भारत की राजनीति का, उसमें था भारत के विदेश संबंध। उसका हमने एक वीडियो कर लिया, ये दूसरा वीडियो है। और उस वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत ने अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को स्थापित करते हैं गुटनी प्रस्ता के तहत, और किस प्रकार से दो खेमों से दूरी रहकर और भारत और चीन के बीच में किस प्रकार का संघर्ष और सीमा विवाद होता है और उनके बीच में हुए परिणाम जो युद्ध है, उन सब का हमने उसमें विश्लेषण किया था। आज हम इस दूसरे जो भाग है वीडियो है, इसके अंदर देखेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, और इसमें आपका पार्ट कंप्लीट पूरा कर दिया जाएगा। देखो बच्चों, आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है जिसमें लगभग आपका पार्ट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि परीक्षा बहुत नज़दीक है और आप लोगों के पास टाइम कम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों के लिए, चाहे वो प्रतियोगी तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 12वीं क्लास बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा हो, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक की वन लाइनर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बना दिया गया है इसमें। साथ में आप बड़े प्रश्नों का भी अगर उत्तर देना चाहोगे तो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रह सके, आप वहाँ पर लिख सको, उन चीज़ों को भी यहाँ समाहित किया गया है, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा न करके सिर्फ उन्हीं का ही रिवाइज किया जा रहा है। क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तक में, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें पैराग्राफ की तरह दिया हुआ है, उनको याद रखने में करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उन पैराग्राफों में से हमने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ निकाल के आप लोगों के लिए लाए हैं, ताकि आप लोगों के आसानी से समझ आ सके। अब बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के इस वीडियो के अंदर और देखते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति स्थापित होती है। तो देखते हैं बच्चों, शुरुआती दौर में हमने देखा कि कश्मीर मसले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में चला आ रहा है और चलता रहा है ना। ये क्या है कि जैसे ही बंटवारा हुआ उसके तुरंत बाद संघर्ष की स्थिति आ गई। इस विवाद को वैसे हम 8वें अध्याय विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि 1947 में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। बहरहाल ये संघर्ष पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप न ले सका। ये मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। किसके हवाले कर दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। थोड़ी राहत में कैसे? दोनों सरकारों के बीच सहयोग संबंध, और बंटवारे के समय जो भी महिलाएं इधर उधर हुई है उनको अपने परिवारों को लौटाया गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए विश्व बैंक की मध्यस्थता से भी क्या हुआ? सिंधु नदी जल संधि समझौता। ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के उपयोगी से। किसकी मध्यस्थता से? ये और पूछा जाता है प्रश्न, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से, ये ऐड कर लो आप। विश्व बैंक की मध्यस्थता से क्या होता है? सिंधु नदी जल संधि समझौता है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और जो पाकिस्तान के जनरल होते हैं अयूब खान, इन दोनों के मध्य 1960 में हस्ताक्षर होते हैं। किस समझौते पर? सिंधु नदी जल संधि समझौते पर। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं सैन्य संघर्ष। दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत होती है। अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला होता है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता इसका समर्थन करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कश्मीर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को बढ़त रोकने के लिए भारत का पंजाब की सीमा से जवाबी हमला हुआ। भारत की सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई थी। तो एक युद्ध कब हुआ? 1900 हमने पहला देखा था कश्मीर को मसले को लेकर, तो 1947 में हुआ था, लेकिन उसके बाद में 1965 में भारत पाक के बीच में भी युद्ध छिड़ गया था। इसके परिणाम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तर से युद्ध का अंत हुआ। ताशकंद समझौता होता है, कब होता है? 1966 में होता है। किस किस के बीच में होता है? भारत पाकिस्तान के बीच में होता है। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन होते हैं? लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान। इन दोनों के बीच में कौन सा समझौता होता है? ताशकंद समझौता। और किसकी मध्यस्थता से होता है? सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताशकंद समझौता होता है, जिससे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचती है, लेकिन भारत की भी कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। ये 1965 के युद्ध की बात हो रही है, तो इसके परिणामों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ताशकंद समझौता ध्यान रखना, कब होता है, किन के बीच में होता है, ठीक है, और किसकी मध्यस्थता से होता है।
अब चलते हैं बच्चों हम बांग्लादेश के युद्ध की ओर। पृष्ठभूमि बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश युद्ध 1971, इसके बारे में जान लेते हैं हम। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडेस जनादेश आता है और जुल्फिकार अली भुट्टो को, किसको, जुल्फिकार अली भुट्टो को पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान विजय रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। तो ये पूर्वी पाकिस्तान में कौन था, गुची नहीं है बेटा, मुजी रहमान, मुजी कर लेना इसको, मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान में और पश्चिम पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आगे देखते हैं। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। जवाब में पूर्वी पाकिस्तानी सेना ने अपने इलाकों को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छोड़ दिया और लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी और पाकिस्तान का आरोप था कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा था। पाकिस्तान को अमेरिका चीन ने मदद की। अमेरिका पाकिस्तान चीन की दूरी बनते देख भारत ने सोवियत संघ की तरफ हाथ बढ़ाया। 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति और मित्रता की जो 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि 20 वर्षीय संधि किस किस के बीच में हुई, कब हुई। भारत और सोवियत संघ के बीच में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि हुई 1971 में, और इस संधि से भारत को आश्वासन मिला कि भारत पर हुआ आक्रमण तो सोवियत संघ उसकी मदद करेगा। अगर चीन या अमेरिका ने किसी भी प्रकार से सहायता करके भारत की ओर हमला करने का प्रयास किया तो सोवियत संघ भी भारत का साथ देगा। देखते हैं हम बच्चों, युद्ध होता है 1971 में। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा भी खोला, क्योंकि उनको ऐसा था कि इधर इनको लगा दिया जाएगा तो भारतीय सेना इधर रह जाएगी और उधर हम धीरे धीरे अतिक्रमण कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना, थल सेना के तहत पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। 10 दिनों के भीतर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के रूप में भारतीय सेना ने एक तरफ युद्ध को विराम घोषित कर दिया। इस तरीके से 1971 में बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना जो कि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता होता है। तो ये ध्यान रखना, शिमला समझौता कब होता है और किन किन के बीच में होता है, तो ये तीनों चीज़ ध्यान में रखनी है। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को होता है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में होता है, ठीक है। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए, क्योंकि ये एक बड़ा युद्ध था और इसमें भारत को विजय मिली थी। इस युद्ध के अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती थी। कुछ परिणाम ये भी देख लेते हैं। भारत की सीमित संसाधनों के साथ शुरू की नियोजित विकास की जो योजना थी वो पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पटरी से उतर गई थी। जैसे कि हमने पहले जो तीसरा अध्याय कर रहे थे, नियोजित भारत में विकास, वो जो लाना चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे, उसमें हम जितना विकास करते उससे कहीं ज़्यादा हमने सैन्य खर्चों पर कर दिया। इसकी वजह से ये जो पटरी थी वो थोड़ी उतर गई थी। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े, क्योंकि 1962 में देख लेते कि सीमित संसाधनों की वजह से हम चीन का विरोध इतना नहीं कर पाए और उस रूप में अपनी रक्षा करने में भी थोड़ा हम ढीले रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सैन्य रक्षा क्षेत्र पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा, तब भी जाकर हम पाकिस्तान से मुकाबला कर पाए और उनको पराजित भी कर पाए थे।
इसी के तहत 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग, और ये 1965 है बच्चों, ध्यान रखना 1965, दोनों को तारीख ध्यान रखना। 1962 में तो रक्षा उत्पाद विभाग बना था, जबकि ये रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई थी 1965 में। रक्षा आपूर्ति की स्थापना 1965 में और रक्षा उत्पाद विभाग की 1962 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 पर असर पड़ा। इसके बाद 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ, क्योंकि हम बड़ी योजना नहीं ला सके युद्ध वगैरह के कारण से। चौथी पंचवर्षीय योजना फिर शुरू हुई थी 1969 में शुरू की जा सकी। ठीक है, तो ये था भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, जिसको हमने देख लिया है। सारी की सारी जो पाठ्यपुस्तक हमारे दे रखा था उनको वन लाइनर के रूप में यहाँ दिखाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट दिखाया गया है, ताकि आपको याद रखने में, याद करने में सहूलियत रहे। अब देखते हैं हम भारत की परमाणु नीति। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा विभाग। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का प्रमुख घटक परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम क्या था बच्चों? परमाणु कार्यक्रम में देखते हैं हम कि आगे जाके देख लेंगे, थोड़ा सा ये और देख लेते हैं कि भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था। मई 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। दोनों ध्यान रखना। तो प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? मई 1974 में। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु सशक्तिकरण के लिए जोर दिया। शुरुआत 1940 के दशक में होमी है ये, ठीक है, होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में शुरुआत हुई। भारत ने इसे शांतिपूर्ण करार दिया। अणु शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्य के लिए दर्शाया गया। थोड़ा सा और बात करें भारत का परमाणु कार्यक्रम, उसका मैंने ले रखा है, क्योंकि हमारी किताब में जो भी जितने भी बॉक्स हैं अलग से दिया हुआ है, किताब में डायग्राम में दिया है या बॉक्स के रूप में दिया गया है, उन सभी ब्लैक बॉक्स को देखें, प्लस जो प्लस बॉक्स बोलते हैं उनको देखेंगे, और उनमें ये सारी बातें आ जाएगी, क्योंकि वहाँ से कंपटीशन परीक्षा के लिए और बाहरी बोर्ड परीक्षा के लिए भी वहाँ से प्रश्न उठा देते हैं। जबकि हम सोचते हैं कि वो तो एक बॉक्स के रूप में, तो बच्चे जानकारी नहीं होने की वजह से उसको छोड़ देते, पढ़ते नहीं है, बाकी वो जो चीज़ें दी हुई किताब में उनको देख लेते हैं। जबकि उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि किताब में दे रखा है प्लस बॉक्स के रूप में, तो उसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है, इसलिए इसको एक रंगीन में एक अलग तरीके से बॉक्स के रूप में दर्शाया जाता है। चलो उनको देखते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। वैश्विक परिदृश्य। वैश्विक परिदृश्य में विश्व परमाणु आयुधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। साम्यवादी चीन ने भी 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया था। अणुशक्ति संपन्न राष्ट्रों ने, जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। यह एनपीटी संधि है, ध्यान रखना। परमाणु अप्रसार संधि कब होती है? 1968 में। और इसमें क्या है कि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता था। भारत इसलिए भेदभावपूर्ण मानता था क्योंकि इसके अंतर्गत क्या थी, ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने की थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। ठीक है, इसलिए इसका भारत ने विरोध किया था और भारत ने हस्ताक्षर भी नहीं किया था। अब देखते हैं हमारे ये बॉक्स के रूप में आ गई, जिससे अब ये दे रखे हैं। तो बच्चे अब जैसे पाठ की शुरुआत में ही है अपने, है ना, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं कि ये क्या है, बाकी चीज़ों को देखने शुरू कर देते हैं। जिस साइड में ये दे रखा है इनको पढ़ लेते हैं हम, है ना, और इस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ देखो महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों आपके लिए। जैसे हमें गुटनिरपेक्षता की नीति देखी थी, हमने भारत के विदेश संबंध को देख रहे हैं, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो संस्थापक थे वो, और संस्थापक देश है वो, तो उनके नेतृत्वकर्ता नेता है, उनको यहाँ दे रखा है। तो ये क्रम से अगर लगाने के आए तो वहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम कैसे याद करेंगे? जैसे भारत के कौन थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक? जवाहरलाल नेहरू। वैसे ही घाना के कौन थे? एनक्रुमा। मिस्र के कौन थे? नासिर। इंडोनेशिया कौन थे? सुकर्नो। और यूगोस्लाविया कौन थे? टीटो। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख के बता देता हूँ साइड में। भारत के कौन बताए? नेहरू जी, ये इंडिया के हो गए। दूसरा हमने बात की, फिर घाना की कौन है? एनक्रुमा। पहला भारत का, दूसरा कहाँ का हो गया? घाना का एनक्रुमा। मिस्र का नासिर। ये 5 संस्थापक है गुटनिरपेक्ष नीति के, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश 5, संस्थापक 5, इनका ध्यान रखना। नेहरू जी भारत के, एनक्रुमा घाना के, नासिर मिस्र के, और चौथा है
सुकर्नो इंडोनेशिया के, और 5वां है यूगोस्लाविया के टीटो। ठीक है, तो इस तरीके से आप उतार लो, याद कर लो ताकि याद हो जाए। नेहरू जी कहाँ के हैं? भारत के। एनक्रुमा घाना के। नासिर कहाँ के हैं? मिस्र के। सुकर्नो इंडोनेशिया के। टीटो यूगोस्लाविया के। तो ये क्या है कि एक साइड ये दे देंगे और एक साइड इनसे संबंधित देश दे देंगे, तो मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपटीशन के हिसाब से तो है, बाकी 12वीं बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है ना। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से, तो इन बॉक्सों को नहीं छोड़ना, इनको बोला जाता है प्लस बॉक्स। ठीक है, तो इनको भी हमें पढ़ना चाहिए। फिर चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा ये कथन है। ये कथन खासतौर 12वीं बोर्ड में तो नहीं आएंगे, है ना, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कंपटीशन पूछा जाता है क्योंकि ये व्याख्या दी हुई है जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं एक पत्र में मेनन जी को। तो इसकी मोटी मोटी चीज़ समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आता भी है ऐसा क्वेश्चन तो वो क्या है कि शुरू के लाइन 2-3 दे देंगे, फिर छोड़ के लास्ट के दे देंगे, फिर ये पूछेंगे ये कथन किससे संबंधित है। तो इसमें यही कह रहा है कि विदेश नीति के बारे में कि हमें किसी में भी शामिल नहीं होना, दो गुट है अमेरिका और सोवियत संघ, इनसे दूर रहना है, लेकिन दूर रहेंगे तो ये शक भी कर सकते हैं हम पर कि हमारे विरोध में जा रहे हैं। इस तरीके की बात से संबंधित कोई कथन आए तो वो कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, इसकी व्याख्या मैंने कर दी है संक्षिप्त में। अब आगे चलते हैं, और क्या रह गया? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा अनुच्छेद 51 बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में क्या कहा गया है? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, जबकि आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बात कही गई है, या कौन से सिद्धांतों में ये बात कही गई? तो राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों में कही गई है, अनुच्छेद 51 के तहत कही गई है। अब क्या कहा गया, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का काम करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने कर लिया है। ये श्री राजगोपालाचार्य, मैं कंपटीशन में जो बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे प्रश्न थोड़ा सा आ जाते हैं तो हमें ध्यान रहे। भारत के तीनों साधन संपदा, धन और जन से हीन एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। उसकी आवाज़ को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। ये कथन किसका है? श्री राजगोपालाचारी का। अगर हम पढ़े हुए नहीं होते तो नेहरू जी वगैरह आते तो उनको हम टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रहे, इसलिए इसको भी मैंने छोड़ा नहीं, इसमें ले आया। वीके कृष्ण मेनन बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। वीके कृष्ण ये इंग्लैंड की लेबर पार्टी में भी सक्रिय रहते हैं 1934 से 47 के बीच में। ये इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त भी रहते हैं। बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल के मुखिया होते हैं। राज्यसभा के सांसद भी रहते हैं, लोकसभा में भी सांसद रहते हैं। कैबिनेट में 1956 में सदस्य रहते हैं। 57 में रक्षा मंत्री बनते हैं, और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद में इस्तीफा दे देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि 1962 के भारत चीन के बीच में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्ण मेनन। ये राजगोपालाचारी का कथन है, बहुत अच्छा है, छोटा सा ही है, याद कर लो। सच कहूँ तो उनकी चाउन लाई को लेकर मेरे मन में बड़े अच्छे भाव जगे। मेरा ख्याल है कि चीन के शासनाध्यक्ष अच्छे इंसान है और उन पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसा कथन किसका है? राजगोपालाचारी का। ठीक है, कारगिल संघर्ष का ध्यान रखना। कारगिल संघर्ष कब होता है? 1999 में। कब होता है? 1999 में। भारत पाक के बीच में युद्ध। भारत का परमाणु कार्यक्रम में आप हमने पढ़ लिया है, देख लिया, बस थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रह जाता है एक, कि हमने प्रथम तो किया था 1974 में और दूसरा किया था 1998 परमाणु परीक्षण। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ एक चीज़ और है, सीटीबीटी संधि। इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, और सीटीबीटी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा करके बता देता हूँ। सीटीबीटी का ध्यान रखना आप लोगों को, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये हिंदी में हो गया। अंग्रेजी में याद रखना चाहो तो कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी
CTBT आप लोगों से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो दोनों रूप में ध्यान रख लेता। चाहे इंग्लिश में लिखो, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। CTBT का पूरा नाम क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम 5वें अध्याय को करेंगे। 5वें अध्याय का नाम है हमारा कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ पुनर्स्थापना। तब तक के लिए इसको पढ़ो, याद करो, उसको भी जल्दी लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।